हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी अपक्रिया की दर क्या होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब अपक्रिया की दर क्या होती है, आणविकता क्या होती है, अपक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता के प्रकार क्या होते हैं, कोटियों के क्या प्रकार होते हैं। इन सब बातों पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट वीडियो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटि। प्रथम कोटि की अपक्रिया तक हमने आपको बताया था। फिर से बात करते हैं कोटि क्या होती है किसी अपक्रिया की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है किसी भी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने बताया कि किसी भी अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि के लिए इनके टाइप्स बताए गए थे। शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया या nth कोटि की अपक्रिया। उनके लिए हम निकाल सकते थे उनके मात्रक, उनके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ये सब चीजें। तो आज बात करते हैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए हम कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसके जो अपक्रिया की दर है वो अपकारक पदार्थों की दो अपकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करे, ऐसी अपक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। मीन्स जो वेग है अपक्रिया का दर या वेग अपक्रिया की दर वो अपकारक पदार्थ की द्वितीय घात के बराबर हो या दो अपकारक पदार्थों के सांद्रण पर डिपेंड करती हो, तो ऐसी अपक्रिया की कोटि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। और इसका वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया द्वितीय कोटि की अपक्रिया। ऐसे तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए ऐसी अपक्रिया जिसके वेग स्थिरांक मतलब वेग निर्धारक पद के तीन अणुओं की सांद्रताओं पर अपक्रिया की दर निर्भर करती है, तृतीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो इनमें मेन द्वितीय कोटि की अपक्रिया तक की क्वेश्चन आपसे पूछा किया जाता है। इससे क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बनता है जो प्रथम कोटि की अपक्रिया पर ही के वेग स्थिरांक पर ही निर्भर करता है। अब मेन एक क्वेश्चन आता है कि अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर है। अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर है। तो फर्स्ट अंतर क्या है कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। तो आणविकता का हमने आपको जैसे बता रखा है कि आणविकता होती क्या है। आणविकता मतलब कि किसी भी अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, मतलब अपकारक के कुल अणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, आणविकता। मतलब जितने भी अणु भाग लेते हैं भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। जबकि कोटि क्या होता है, कोटि मतलब किसी भी अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, मतलब भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। मतलब कि आणविकता जो है वो भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है, इस पे अपक्रिया की दर मतलब अपक्रिया की दर पर डिपेंड करता है। लेकिन कोटि मतलब कि सांद्रण भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका अगर सांद्रण परिवर्तन हो रहा है तो अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाए, ऐसी
अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? कोट कहलाती है। आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता, जबकि कोटि जो होगी वो कोटि का मान शून्य हो सकता है। कोटि का मान क्या हो सकता है? कोटि का मान शून्य हो सकता है, क्योंकि कोटि क्या होता है? कोटि के मान शून्य हो सकता है, जबकि अक्रिया में जो आणविकता होगी उसका मान शून्य नहीं हो सकता। शून्य इसलिए नहीं हो सकता कि आणविकता मतलब कि अपकारक के भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। यदि अपकारक का कोई अणु भाग ही नहीं लेगा तो वो अक्रिया पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो आणविकता का मान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। थर्ड नंबर, आणविकता का जो मान होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि जो कोटि का मान होता है वो पूर्ण तथा कोई भी एक प्रभावी राशि हो सकती है। जो आणविकता होती है, आणविकता का मान एक पूर्ण राशि होता है, जबकि जो कोटि का मान होता है, जो कोटि का मान होगा वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। इसके बाद आणविकता के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। आणविकता का निर्धारण संभव है, आणविकता के मान का निर्धारण संभव है, जबकि जो कोटि का मान होता है उसका मान प्रायोगात्मक होता है, प्रायोगिक होता है, उसको हम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो प्रमुख चार अंतर कोटि और आणविकता में ये है। इसके बाद अब बात करते हैं प्रथम कोट की। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है k = 2.303 अपॉन t log a माइनस x बेस 10, जहां k वेग स्थिरांक t विघटन में लगा समय, a प्रारंभिक मात्रा a माइनस x विघटन के पश्चात शेष मात्रा मतलब कि कोई भी पदार्थ है वो कोई एक निश्चित समय में कुछ प्रतिशत या कुछ विघटित हो जाता है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान की गणना करना होगा अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया द्वारा। तो हम इसके लिए कर सकते हैं कि 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x बेस 10, जहाँ ये एक संबंध और होता है k तथा t में, k तथा t हाफ में। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक बार वो होता संबंध k इक्वल होता है 0.693 अपॉन में t हाफ। t हाफ क्या होता है? t हाफ आधार भाग है। अगर किसी भी अभिक्रिया का प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधार भाग दिया जाए और उसके वेग स्थिरांक निकालना हो तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 0.693 बटे t हाफ। मतलब कोई t हाफ मतलब आधार भाग क्या होता है? ऐसा समय, ऐसा निश्चित समय जिस पर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष बचता है, उसका आधार भाग निकालना है। तो आधार भाग अगर दिया जाए और प्रथम कोट की अभिक्रिया का हमसे वेग स्थिरांक निकालना है तो हमें निकालना है, तो हम k = 0.693 बटे t हाफ से उसके वेग स्थिरांक को भी फाइंड कर सकते हैं। अब इनका इंप्लीमेंट कैसे करना है, इनसे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं।
जैसे एक दिया गया क्वेश्चन कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु 5 मिनट है। अर्धायु 5 मिनट है, 5 मिनट है। तो तुम्हें अपक्रिया की दर या वेग स्थान की गणना करना है। अपक्रिया के वेग स्थान की गणना करना है। तो हमें मैं देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया दिया गया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अर्धायु 5 मिनट है। अर्धायु मतलब कि टी हाफ की वैल्यू कितनी है 5 मिनट। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जब भी अर्धायु काल और वेग स्थिरांक के बीच में कुछ संबंध दिया है तो हमें संबंध पता है के इक्वल क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ मींस 0.693 बटे 5। या इसे हम कर सकते हैं के इक्वल 0.693 बटे 5 को लिख सकते हैं 10/2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के इक्वल आ जाएगा 6 8 13 अपॉन में 10 के इक्वल 1.0.1386 नोट कर सकते हैं। अब हमें पता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है जब भी टी हाफ के सापेक्ष दिया जाएगा तो के का मान होगा अपक्रिया की दर का वो मिनट में आएगा। इक्वल हो जाएगा 0.1386 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी तुम्हें ये हो सकता है कि के की वैल्यू दी जाए उसके अर्धायु काल की वैल्यू फाइंड करनी हो, इसी फॉर्मूले से ये भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एक अच्छा सवाल आता है वो देखते हैं। सवाल है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की दर स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स अपने प्रारंभिक सांद्रण से 1/10 सांद्रण घटने में कितना समय शेष बचेगा। मतलब 1/10 सांद्रण घटने में उसे कितना समय लगेगा ये निकालना है। दिया गया एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का दर स्थिरांक एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का दर स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अपने प्रारंभिक सांद्रण से 1/10 सांद्रण घटने के लिए तो इसका प्रारंभिक सांद्रण अगर हम 1 मोल मान लें, प्रारंभिक सांद्रण मतलब 1 है, 1 मोल है, तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक सांद्रण से 1/10 सांद्रण घटने के लिए तो 1/10 सांद्रण घटने के लिए मतलब कि -x विक्रमी पश्चात जो है तो कितना बच रहा है 1/10 घटने सांद्रण घटने में कितना समय लगेगा। मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग